हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, यदि दो समान आवेश के बीच की दूरी 4 गुनी कर दिया जाए तो दोनों आवेश के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, दूरी और बल में क्या संबंध होता है आप लोग उसको जानिए। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। दो चार्ज है, उसके बीच जो बल लगता है उसका ये फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर यहाँ पर है दूरी, तो यहाँ पर बल जो हो जाएगा F बल है, ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दूरी के स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, दूरी को बढ़ाया जा रहा है, 4 गुना किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये जानिए कि बल घटेगा कि बढ़ेगा। देखिए, आर का मान अगर बढ़ाएंगे आप लोग तो बल का मान घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना किया जा रहा है, 4 गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है। जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 16। जब ये 16 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुना बल घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 गुना घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 16 गुना घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि अगर 5 कूलाम प्लस 5 कूलाम प्लस 10 कूलाम तथा माइनस 7 कूलम के चार्ज को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज कितना होगा। देखिए, चार्ज का मात्रक होता है आवेश, चार्ज को बोलते हैं आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चार्ज क्या होता है, एक योज्य राशि होती है। क्या होता है, योज्य राशि। योज्य राशि का मतलब होता है ये जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो चार्जेस दिए गए हैं, +5 कूलाम +5 +10, ये जुड़ जाएंगे, और -7 तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। तो कुल मिला क्या हो जाएगा, 10 5 15 -7 बराबर 8 कूलाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 कूलाम। 8 क्या आया है, प्लस में, तो +8 कूलाम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, 3 प्रतिरोध प्रत्येक कितने ओम के हैं, 10 ओम के हैं, समांतर में कनेक्ट हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, हमने बताया था इससे पहले वाली क्लास में। क्या करते हैं, जब समान मान का प्रतिरोध दिया होता है, जितना भी प्रतिरोध हो समांतर में है तो उसका फार्मूला होता है R/N। जब समान मान का होता है तब, अगर समान मान के नहीं होते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके हम लोग इस फार्मूले पर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समान मान के हैं, कितना है, 10 ओम के, तो R बराबर 10 ओम रख दीजिए, और प्रतिरोध कितना है, 3 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे N बराबर रख दीजिए 3। इसको सॉल्व करिएगा तो आप लोग को मिलेगा 3.333 ओम, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश का सूत्र क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था, कैपेसिटर की क्लास जब लिए थे, आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखें कैपेसिटर की तो जाकर देख लीजिए, हमने डिटेल में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, 2 प्लेट होती हैं, किसी भी मटेरियल चालक की 2 प्लेटें, इनके बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरकर कैपेसिटर का निर्माण किया जाता है। इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में चार्ज स्टोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर की प्लेटों पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है Q बराबर, आवेश को Q से लिखते हैं, Q बराबर क्या होता है, C/V। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, Q बराबर C/V। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि इनमें से किस ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होती है। करंट ट्रांसफार्मर। देखिए, करंट ट्रांसफार्मर को CT भी बोला जाता है, ये एक स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को बोला जाता है PT, ये स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, और एक आ रहा है आदर्श ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा कि किसमें कोई हानि नहीं होगी, कोई भी लॉसेज ना हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर या आदर्श ट्रांसफार्मर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आदर्श ट्रांसफार्मर होगा तभी उसमें कोई लॉसेज नहीं होगा, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर होता नहीं है। कोई भी ट्रांसफार्मर होगा उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही था, आदर्श ट्रांसफार्मर। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, याद रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा एक ही वाइंडिंग होती है। जैसे कि एक वाइंडिंग ये दी हुई है, इसी से हम लोग सप्लाई यहाँ से देकर इसको प्राइमरी भी बना लेते हैं, और यहाँ से टैपिंग करके इसको सेकेंडरी भी बना लेते हैं। तो इसी एक वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह वर्क करा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉपर मटेरियल की भी बचत हो जाती है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है,
इसमें इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों तरीके से पावर का ट्रांसफ़र होता है। ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कितनी वाइंडिंग है? एक ही वाइंडिंग है। एक होता है 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर 1 वाइंडिंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि पीएमएमसी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए पीएमएमसी मेजरमेंट का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि पीएमएमसी का पूर्ण रूप क्या होता है। याद रखिएगा, पीएमएमसी का मान होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में पढ़िए, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, पीएमएमसी यंत्र किस सप्लाई पर कार्य करता है। देखिए पीएमएमसी जैसा कि अभी हमने पढ़ा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, ये किस सप्लाई पर काम करता है? एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर, इनमें से किसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। याद रखिएगा, पीएमएमसी यंत्र जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई पर वर्क करता है, ओनली डीसी सप्लाई पर वर्क करता है पीएमएमसी यंत्र। मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, एसी डीसी दोनों पर काम करता है। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर जो होता है वो भी एसी डीसी दोनों पर वर्क करता है, लेकिन पीएमएमसी हमेशा डीसी पर ही वर्क करता है, एसी पर वर्क नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फुल पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान क्या होता है। देखिए पिच फैक्टर होता क्या है, जैसे कि ये हमारी कॉयल है, कॉयल में एक होता है पोल पिच, एक होता है कॉयल पिच। देखिए इस पूरी दूरी को हम लोग बोलते हैं पोल पिच। ये क्या है? पोल पिच है, वाईपी। और देखिए यहाँ से जो कॉयल का कनेक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग कॉयल ले गए और पूरा इसी तरीके से घुमा कर लिया है यहीं से, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल पिच। तो यहाँ पे क्या होता है? पिच फैक्टर बराबर होता है कॉयल पिच। पिच फैक्टर का फार्मूला होता है कॉयल पिच बटे में पोल पिच, ये होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो फुल पिच वाइंडिंग की बात किया गया। फुल पिच में क्या होता है? ये वाईपी जो है पोल पिच और कॉयल पिच दोनों बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पिच फैक्टर का मान मिल जाएगा 1। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर शॉर्ट पिच वाइंडिंग होता तो पिच फैक्टर कितना मिलता? शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्किन प्रभाव किस सप्लाई पर होता है। देखिए स्किन प्रभाव किस पर होता है? स्किन प्रभाव होता क्या है? जैसे कि एक सप्लाई होती है एसी, एक सप्लाई होती है डीसी। तो जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इस पर हम लोग एसी सप्लाई को अगर दें तो क्या होगा? इसके अंदर से करंट कम जाएगी, इसके बाहरी सरफेस से जो करंट होती है ज़्यादा जाने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ये एसी सप्लाई पर होता है, लेकिन डीसी सप्लाई जब आप लोग दीजिएगा इसी कंडक्टर पर, तो पूरे सरफेस से, अंदर से भी बाहर से, पूरे सरफेस से बराबर मात्रा में करंट का प्रवाह होता है। तो ये होता है डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई पर कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एसी सप्लाई पर स्किन इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट की सप्लाई पर हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ एसी सप्लाई पर, ऑप्शन नंबर ए। डीसी सप्लाई पर स्किन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। देखिए कोरोना प्रभाव किस सप्लाई पर होता है। कोरोना प्रभाव होता क्या, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जब हमारी हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जाती है, तो वो क्या होता है? उसके आसपास एयर होती है। जब हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए जा रही है, ट्रांसमिशन लाइन होती है RYB, एक ऊपर वाला तार जो होता है अर्थिंग का होता है, ये सभी वायर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए हमारी सप्लाई जा रही है, इस सब आसपास क्या है? एयर है। तो एयर का एक कैपेसिटी होती है। अगर इस कैपेसिटी की हम लोग बात कर ले 21.2 kV पर mm, इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है किसमें? RMS मान में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैक्सिमम मान में बात किया जाएगा 30 kV पर mm होता है। 30 kV पर mm ये होता है मैक्सिमम मान में। अब देखिए अगर इससे ज़्यादा हम लोग अप्लाई कर देंगे वोल्टेज, इससे ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे RMS में, या इससे ज़्यादा वोल्टेज दे दिया मैक्सिमम में, तो ये जो एयर होता है इसके आसपास की, इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट टूट जाती है। तो एयर क्या होती है? इंसुलेटर होती है। वो इंसुलेटर की तरह बिहेव ना करके अब कैसा बिहेव करेगी? एज अ कंडक्टर बिहेव करती है। जब एज अ कंडक्टर बिहेव करेगी तो ये जो करंट जा रही थी वायर में से, कंडक्टर था वायर, तो अब करंट इसमें से भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी। ये सब जो करंट जाएगी यहाँ पे भी एक लॉसेस क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोना लॉस। तो ये किस पर होता है? हाई वोल्टेज पर होता है, लो वोल्टेज पर नहीं होता है। तो ये किस सप्लाई पर होता है? एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई पर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कोरोना का प्रभाव एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए शर्त यह है कि वोल्टेज हाई होना चाहिए, लो वोल्टेज पर होगा ही नहीं। जब तक एयर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको नहीं तोड़ेगा, जब तक एयर को एज ए इंसुलेटर नहीं काम कराएगा, तब तक हमारा कोरोना लॉसेज नहीं होगा। तो इसको हाई वोल्टेज पर ही होता है। कोरोना प्रभाव किस सप्लाई पर अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पर तो कोरोना प्रभाव होता है, लेकिन किस पर अधिक होता है? तो याद रखिएगा एसी पे जो कोरोना होता है, एसी पर वो ज़्यादा होता है।
और डीसी पर जो कोरोना होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे किस सप्लाई पर अधिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसी सप्लाई पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया यदि एसी सप्लाई पर कोरोना प्रभाव 30 वाट का हो तो डीसी सप्लाई पर कोरोना प्रभाव कितना होगा? देखिए, हमने क्या बताया, एसी पर ज़्यादा होता है और डीसी पर कम होता है। होता क्या है कि एसी पर डीसी पे जो कोरोना लॉसेज होता है, डीसी पर कोरोना प्रभाव वो होता है 1/3 एसी पर कोरोना प्रभाव का। तो देखिए यहाँ पे एसी पर क्या है, ये 1/3 है। डीसी पर निकालना हम लोग को, एसी पे दिया हुआ है 30 वाट, एसी पर दिया हुआ है या रख लीजिए 30/3 बराबर 10 वाट। तो डीसी पर कितना मिला? 10 ही वाट का मिला। तो कम मिला डीसी पर और एसी पर 30 वाट का था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर कोरोना प्रभाव 100 वाट हो तो 100 हर्ट्ज की सप्लाई पर कोरोना प्रभाव कितना होगा? देखिए, कोरोना प्रभाव जो होता है आवृत्ति पर भी निर्भर करता है। कोरोना लॉस जो होता है, कोरोना प्रभाव या कोरोना लॉस जिसको बोल सकते हैं, कोरोना लॉस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25। ये फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, कोरोना लॉस को P से लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा, P1/P2 बराबर F1+25/F2+25। ये फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर कितना है? 100 वाट है। P1 का मान दे दिया है 100 वाट, और क्या दिया हुआ है? P2 हम लोग को निकालना है। F1 दिया हुआ 50 हर्ट्ज की सप्लाई, तो 50+25 रखिएगा, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? 100 हर्ट्ज की सप्लाई पर निकालना था, तो F2 दिया हुआ 100+25। अब इसी को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 100/P2 है ना, इसको रख लीजिए ऐसे ही। और देखिए यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 75/125, यही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट दीजिए, 15×5 = 75, और इसको काटिए 5 दूना 10 50 25, 5 दूना 10 और 50 25। तो फिर देखिए 5 × 15 50 25, ये हो जाएगा। इसको आप लोग हल करिए तो 100 × 5, P2 का मान निकालिएगा यहाँ से। तो 100 × 5 आ जाएगा 3, 500/3 आएगा। 500/3 को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आप लोग को मिलेगा 166.66 वाट। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक ट्रांसफार्मर में इनमें से क्या नहीं होता है? ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे सभी लोग। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है कि नहीं होती है? ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो इसमें एक ही वाइंडिंग होगी, लेकिन वाइंडिंग होगी। कोर भी होता है, ये ट्रांसफार्मर की कोर देखे होंगे आप लोग, और इसी कोर पर वाइंडिंग को किया जाता है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, तो कोर भी है, ये कोर है, सब इसी में से फ्लक्स जाता है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो कोर है, वाइंडिंग है। इस रोटर, देखिए ट्रांसफार्मर में रोटर देखेंगे क्या आप लोग? ट्रांसफार्मर में कभी भी रोटर नहीं देखने को मिलेगा। रोटर कहाँ होता है? इंडक्शन मोटर में होता है, डीसी मशीन में हम लोग बोल सकते हैं कि रोटर है, वहाँ पर घूमने वाला भाग होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग होता ही नहीं है, तो यहाँ पर रोटर का कोई काम नहीं, रोटर नहीं होता ट्रांसफार्मर में। रोटर ना होने की वजह से ही क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग भाग नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन लॉसेज नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सभी मशीनों में ज़्यादा होती है। ऑयल तो होता ही है, ऑयल भरा होता है टैंक में ट्रांसफार्मर के। तो देखिए यहाँ पे वाइंडिंग, कोर, ऑयल ये सभी तो है, लेकिन रोटर नहीं होता है। तो यही पूछा कि इनमें से क्या नहीं होता है, तो रोटर नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से डेली हम लोग UPPCL TG2 ALP टेक्नीशियन की क्लासेस लेते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।